हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, बार-बार ये मैसेज आ रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर ली जाए। तो आज मेरा उद्देश्य वही है कि सारे सब्जेक्ट्स के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दें, ताकि थोड़ा-सा सेलेक्टिव तैयारी आप लोगों की हो जाए। ठीक है? और दोस्तों, यहाँ पे मैं टॉपिक तो डिस्कस करूँगा ही करूँगा, साथ में ये भी बता दूँगा कि आपको फिर ये टॉपिक्स जो है कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है? मतलब हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स कहाँ से होगा, कौन-सा सोर्स होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, केवल टॉपिक ही देखना है तो टाइम क्यों बर्बाद करना। लेकिन हाँ, उसके पहले ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का तरीका है और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है थोड़ा-सा हम भी अपना काम करते रहें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो हाँ, एक चीज़ और, ये घबराइए मत, ये इंग्लिश में नहीं है। ये इंग्लिश के साथ-साथ इसका अगला जो स्लाइड है वो हिंदी में ही है। मतलब ये कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको यहाँ से देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसके अगली जो स्लाइड है वो हिंदी में है, इसी चीज़ का ट्रांसलेशन है। तो मैं दोनों लोगों के लिए ये काम किया हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, देखना है ये टॉपिक, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? दूसरा जो टॉपिक है, काजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण क्या था, ये आप अच्छे से देख लेना, हो सकता है पूछ ले। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्यों सक्सेस हुआ, ये देखना है। प्लासी और बक्सर का एक बैटल जो है उसको थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लेके छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आता है, इसको आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी, मतलब उसमें पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? इसमें देखिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी रखे हैं जो कि थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक को भी रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये निकल के आ गया। दूसरा टॉपिक ये है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था, उसका नेचर क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या थे। फिर उसके बाद 1857 के बाद दोस्तों बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हुए थे, तो उसके बारे में भी हमको देखना है कि उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए थे, कौन-कौन से हुए थे। फिर उसके बाद देखिए ये 1857 वाला इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे, दोस्तों उसके उसमें ये नहीं देखना है कि आर्य समाज कौन शुरू किया, ब्रह्म समाज कौन शुरू किया, ज्योतिबा फुले क्या की। पर्सनल पर्टिकुलर किसी का एक का योगदान नहीं पूछेगा, वो यूपीएससी का मैटर है। यूपी में वो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे होलिस्टिक रूप से सोशल और रिलीजियस मूवमेंट का जो सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व और नेशनल मूवमेंट में उसका क्या रोल रहा है, ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है? फिर उसके बाद भारत में जो नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, नेशनलिज्म क्यों बढ़ा, ठीक है? राष्ट्रीयता जो हमारे यहाँ राष्ट्रीयता का एक अवेयरनेस आया, वो कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देख लीजिएगा। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, ये आपका 25 वर्ड वाले में हो सकता है पूछ ले। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नेशनल लीडर्स में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है पूछ ले। और इनके कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि देखिए मॉडरेट जी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किए थे, एक्सट्रीमिस्ट भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किए थे, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद जितने भी मूवमेंट हुए थे, स्वदेशी एंड बाइकॉट, नेशनल नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें आपको बस केवल इसका नेचर देखना है, काजेज ऑफ सक्सेस देखना है और उसका सिग्निफिकेंस देखना है। ठीक है? ये 3 पॉइंट पे आपको बात करनी है। फिर उसके बाद सूरत स्प्लिट के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि उसके पीछे कारण क्या रहा, उसका प्रभाव क्या पड़ा आगे चल के। ठीक है? फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी, जैसे जो लाल-पाल बाल थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको रटना नहीं है कि कौन-सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कहाँ पे हुई थी। आपको ये देखना है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अपने पीछे क्या छोड़ के गई, उसका महत्व क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था। फिर उसके बाद देख लीजिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक बार देख लीजिएगा, होम रूल मूवमेंट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? अगर हम इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप देखिए मुगल साम्राज्य के पतन का कारण देख लीजिए, ब्रिटिश सफलता का कारण, प्लासी और बक्सर की लड़ाई, इलाहाबाद की संधि, फिर उसके बाद ब्रिटिश विस्तार की नीतियां। ठीक है? वही सब सारी चीजें, सुरक्षा वाल्व क्या है, इसको आप जो है हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। सूरत बढ़ गई, ये देखिए गूगल से ट्रांसलेट किया हूँ, तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है? मार्लियामेंटो सुधार, फिर गृह शासन आंदोलन, ये सब आप दो जो है देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके? उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, एक बार थोड़ा-सा रॉलेट एक्ट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 70-30 का रेशियो है।
ठीक है, 70% इंपॉर्टेंट है, 30% काम चलाऊ है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी का प्रमुख प्रिंसिपल था किसी भी मूवमेंट को चलाने का, वो था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यूपी पीएससी का ये पेट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। चौराचौरी इंसिडेंट क्या था, ये आपका 25 वर्ड में हो सकता है पूछ ले। फिर उसके बाद देखिए कम्युनलिज्म, ठीक है, संप्रदायवाद इंडिया में कैसे बढ़ा, इसके पीछे कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख के जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी क्या थी इंडिया और पाकिस्तान की, इसको एक बार देख लीजिएगा। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। पूना पैक्ट क्या था, ये भी आपका 25 वर्ड में हो सकता है पूछ ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रमुख इसके प्रोविजंस थे, उसको हो सकता है कि ये आपका 125 वर्ड वाले में भी पूछ ले। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो इस समय का गवर्नेंस है, उसके पीछे ये पूरा बेस है उसका। फिर उसके बाद ये देखिए अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये सब 25 वर्ड वाले में पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आपका 125 वर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेस वाला भी ठीक ही ठाक है, मेंस में अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, तो उस पर आप जो है छोड़ दे सकते हैं, लेकिन एजुकेशन वाला आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद जो सिविल सर्विसेज, पुलिस और जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में, बस केवल आप इसका ओवरव्यू ले लीजिएगा। क्योंकि ओवरव्यू इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप कई जगह इस चीजों को रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। अब अगर आप आगे देखें तो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट, इसमें आपको ये नहीं देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा पीजेंट मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, कौन से ट्राइबल मूवमेंट कहाँ पे हुए थे। आपको ये देखना है कि इसका प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था, उसके काजेस क्या थे और उसके सिग्निफिकेंस, उसके महत्व क्या थे। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह के सिद्धांत, चौरी चौरा घटना, सांप्रदायिकता का विकास, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दो राष्ट्र का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आर्थिक प्रभाव वाला इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का विकास इंपॉर्टेंट है। और पीजेंट और किसान आंदोलन का इसका स्वभाव और महत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब इसका जो सोर्स है दोस्तों, सोर्स है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। और इधर उधर मत भटकिए, कहीं मत जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए जिसमें मॉडर्न इंडिया हो। ठीक है, मॉडर्न इंडिया वो काम आपका कर जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम प्रेशर मत लीजिए, एकदम आराम से तैयारी कीजिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया सोर्स की बात और हिस्ट्री की बात। आगे बढ़ते हैं, कल्चर की बात करते हैं। देखिए कल्चर हमारा शुरू हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यहाँ पे एकदम हम सेलेक्टिव टॉपिक लिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो चीज आपको पढ़नी है वो है सिटी प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी प्लानिंग थी वो क्या थी, वो उसके क्या क्या फीचर्स थे, वो आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम मौर्यन पीरियड की बात करें, देखिए हम इसको एक क्रोनोलॉजी के रूप में ही हमने रखा है इसको। पहले इंडस वैली, फिर मौर्यन, फिर गुप्ता, फिर मिडिवल पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न। तो मिडिवल आपको मौर्यन पीरियड में क्या पढ़ना है, स्तूपा के बारे में देख लेना है, स्तूप के बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, पिलर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसका अम्लक क्या होता है। कुल मिला के ये कि एक स्तूप बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बना करके उसके सारे पार्ट्स को आप नाम लिख लीजिएगा। ये अम्लक होता है, ये छत्रक होता है, ये गुंबद होता है। ठीक है, और ये सब पैसेज वे होते हैं, ये गेट होता है, तोरण होता है। ये सब सारी चीजें आप एक बार उसका बना के देख लीजिएगा। बस स्तूपा मौर्यन पीरियड में स्तूपा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएंगे तो इम्पोर्टेंट आ जाता है स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कला का जो विकास हुआ था वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुआ था। इसमें तीन स्कूल थे, मतलब इस तरह से समझ लीजिए तीन स्टाइल थे। पहला था गांधार, दूसरा था मथुरा, तीसरा था अमरावती। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप कल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें सीधा सीधा डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप इसमें तैयार रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम गुप्ता पीरियड में बात करें तो गुप्ता पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो है टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसमें नागरा शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये तीनों शैली को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें डिफरेंस क्या क्या थे, इसकी थीम क्या थी, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मिडुअल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर की बात करनी है और उसके फीचर्स के बारे में लिखना है, पढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो उसके फीचर्स आप देख लीजिएगा फटाफट। कहाँ से बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स हड़प्पन से शुरू होता है, मौर्यन
टाइम पे जाता है, फिर गुप्ता टाइम पे जाता है, फिर मिडुअल और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है? तो इसमें आपको हड़प्पन पीरियड और मौर्यन पीरियड में आपको क्या देखने को मिलेगा? पोट्री। जो पोट्री का मतलब जो वहाँ पे मृदभांड होते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उस पे जो रंगाई-पुताई की जाती थी, पेंटिंग के रूप में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मौर्यन पीरियड में शुरू हो जाता है दोस्तों केव, मतलब कि जो गुफा में पेंटिंग होती थी। फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड में भी आप जानते हैं कि जो हमारा अजंता एलोरा है, वहाँ पे भी आपका केव जो पेंटिंग है वो मिलती है। तो केव पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मिडवल पीरियड की पेंटिंग, इसको जरूर देख के जाइएगा। मिडवल पीरियड में जो पेंटिंग आती है उसमें दो तरह के होते हैं। एक आपका जो मिनिएचर प्रिंटिंग होती है, मिनिएचर वाला देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो छोटे और जो दीवारों पे करते थे फ्रेस्को पेंटिंग, उसको भी देख लीजिएगा। कुल मिला के मुगल पीरियड का पेंटिंग वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप पेंटिंग वाले सेक्शन में हड़प्पन और मौर्यन छोड़ भी दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुगल पीरियड का जो पेंटिंग है, मध्ययुगीन पेंटिंग जो है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आधुनिक वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछता है, लेकिन मध्ययुगीन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है? फिर उसके बाद भारत के दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए बुद्ध और जैन चारवाक, ये तीन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि इनके क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, इनके आइडियाज क्या क्या थे, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन जो हुआ था, इसका स्वभाव और इसका महत्व बहुत पूछता है। अगर ये कभी कभी अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो कभी कभी आपका ये एस्से में भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, सूफी और भक्ति आंदोलन के जो स्वभाव थे और उसका महत्व क्या था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये बात हो गई कल्चर की। हाँ, अब बात करते हैं कल्चर के सोर्स की। कल्चर के सोर्स, सबसे बेस्ट सोर्स है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की बुक ले लीजिए, और जो टॉपिक मैं बताया हूं दोस्तों, यही केवल पढ़िएगा। एक दिन पर्याप्त है, एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने में। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए, एक दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। और पढ़ना कहाँ है आपसे, आपको पढ़ना कहाँ से है? नितिन सिंघानिया से। ठीक है? आते हैं अब इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उम्मीद करता हूं कि अगर ये 125 में पूछा तो हो सकता है ये पूछ ले। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये कि फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब ये होगा कि जो हमारा प्लेट्यू है, मिडिल प्लेट्यू है, फिर उसके बाद नॉर्थ का हिमालय है, फिर उसके बाद मिडिल गंगा मतलब कि ये गंगेटिक प्लेन है, फिर उसके बाद कोस्टल एरिया है, आइलैंड्स है, इसको फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। तो ये इसमें से कहेगा कि इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन बताइए और उसमें किसी एक का जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जरूर वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। उसके साथ साथ ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की ओरिजिन कैसे हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर पूछ भी लिया तो आप लिख लेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर, मतलब जो हिमालय से रिवर्स निकलती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, उनके बीच में अंतर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इंडियन मानसून, इसका मैकेनिज्म और इसका सिग्निफिकेंस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा आप लोग। ठीक है? उसके बाद एलनिनो, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लड एंड ड्राउट्स, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया करंट से रिलेट करके, देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कहीं ना कहीं। इंडियन वेजिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है, और ये पीसीएस का आप समझ लीजिए एक पेट टॉपिक है उनका, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लगभग आ रहा है, तो इसको आप तैयार रहिएगा। सॉयल इरोजन और इसका कंजर्वेशन, उसके साथ साथ भारत की जो मृदा है, सॉयल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो ब्लैक सॉयल है, रेड सॉयल है, एलुवियल सॉयल है, उसका कहाँ कहाँ पे विस्तार है। तो दोस्तों ये सब मैप जो है ना, ये सब मैप पे आप बनाइएगा। ठीक है? मैप पे बना के आप अगर दिखा देंगे कि यहाँ पे ब्लैक सॉयल है, यहाँ पे रेड सॉयल है, ये गैंगेटिक प्लेन है, ये डेजर्ट है, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स आपको दे देगा। जब भी किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, चाहे वो वेजिटेशन का हो चाहे सॉयल का हो, तो आप उसको तुरंत मैप पे बनाइएगा दोस्तों, ये आपको कम से कम एक नंबर तो ज्यादा दे के ही जाएगा। ठीक है? अगर आगे की हम बात करें ज्योग्राफी में, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, तो हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्स है, आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। लेकिन एक बार बस केवल इसका मैप पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना कि कौन से स्टेट में कोल ज्यादा होता है, कौन से स्टेट में आयरन और स्टील का उत्पादन ज्यादा होता है, लोहे का भंडार ज्यादा है। ठीक है?
इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री चाहे वो कॉटन, आयरन, स्टील, पेट्रोकेमिकल, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछेगा। सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में अगर पूछेगा तो वो सिर्फ इतना पूछेगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कोई भी किसी भी तरह की इंडस्ट्री है तो उसमें 5-7 कॉमन प्रॉब्लम्स है, और 5-7 जो है इंडियन इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ ये आपको कहाँ से पढ़ना है। तो एक बार इसको एक बार में देख लीजिएगा ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। फिर उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये पीसीएस का पेट टॉपिक है, पेट क्वेश्चन है, कई बार ये मेंस में पूछा जा चुका है। ऑप्शनल में हालांकि पूछा है, लेकिन इस समय जो है यूपी का जो रवैया रहा है, वो ऑप्शनल का क्वेश्चन जीएस में उठा करके पूछ रहा है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी कि जियोग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे उठा करके पूछ ले। ठीक है, तो ये 6 रीजन है, ये आप देख लीजिएगा एक बार, और वहाँ के सारे रीजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया आते हैं, जैसे कोयम्बटूर और बंगलोर वाला एरिया हो गया, फिर उसके बाद पुणे अहमदाबाद वाला हो गया, पुणे मुंबई वाला हो गया। ये 6 रीजन्स है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, इको टूरिज्म क्या होता है, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी वही सारी चीजें हैं, हिंदी वाले इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सोर्सेज की, ठीक है, सोर्सेज में आप 2 सोर्स रेफर कर सकते हैं। पहला माजिद हुसैन, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, माजिद हुसैन। दूसरा स्पेक्ट्रम की एक नई बुक आई है, अपडेटेड है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ना एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ना भाई। देखो एनसीईआरटी का जो बुक है ना, बहुत सारे लोग आप लोगों को सजेस्ट किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी की बुक है, ये बहुत स्कैटर्ड है। ठीक है, बहुत स्कैटर्ड है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ेगा और पूरा जीवन बीत जाएगा इसी पढ़ने में, और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप माजिद हुसैन पढ़िए, और जितने टॉपिक्स हैं ये सब सेलेक्टेड टॉपिक पढ़िए। मेरे ख्याल से 2 दिन से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा आपका, आराम से 1 ही दिन लगना चाहिए, या 2 दिन ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो एक अलग सेक्शन है जियोग्राफी का, जिसको हम ह्यूमन जियोग्राफी और सेटलमेंट बोलते हैं। यहाँ से भी देखिए पीसीएस में अभी 2019 के जीएस में क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि ऐसे टॉपिक्स ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जीएस में पूछ लिया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। उसमें 2 चीजें हैं, एक जो रूरल सेटलमेंट है, इसके टाइप्स और पैटर्न जरूर पढ़ लीजिएगा, माजिद हुसैन में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, माजिद हुसैन में आपको ये मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से यूपी आयोग इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन, उसके कारण, उससे जनरेट होने वाली समस्याएं, और क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। मतलब अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आजकल के समय में मार्केट में ये बहुत चल रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर लेना। इसमें आपको माइग्रेशन में क्या पढ़ना है, 2 चीजें, कारण, ठीक है, और निवारण, है ना। कारण में बहुत सारे कारण हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, पॉलिटिकल है, तमाम चीजें। उसी तरह से आपका निवारण भी होगा, पॉलिटिकल होगा, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा। उसके बाद ये कारण निवारण के साथ साथ एक चीज और आपको पढ़ना है कि माइग्रेशन का प्रभाव क्या पड़ता है शहरों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो है स्लम का डेवलपमेंट। ठीक है, स्लम जब बढ़ता है तो क्राइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये स्लम और अर्बन क्राइम के बारे में आप एक बार देख लेना कि स्लम किसे कहते हैं और स्लम की वजह से जो क्राइम होता है। कुल मिला के ये आपका मेजर अम्ब्रेला टॉपिक है, इसके अंदर इसका कारण, इसका प्रभाव और इसका निवारण, ये पढ़ लेना आप। ट्रांसपोर्ट वाले में देख लेना कि मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना, अगर मिल जाए, काम बन जाए तो पढ़ लेना कहीं से। कुल मिला के ये मन करे तो पढ़ लेना। ठीक है, कि रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट दोनों में कंपेरिजन कर दो, कौन ज़्यादा फायदेमंद है, उसका उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है। रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, माजिद हुसैन में आपको मिल जाएगा। रीजनल प्लानिंग क्या होती है और रीजनलिज्म क्या होता है, माजिद हुसैन में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। इंडिया और इंडियन ओशियन का कैसा रिलेशन रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, इसको आप एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं। आगे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये देखिए एक बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ लें और कहाँ से पढ़ लें। ठीक है, अभी इसमें आपको पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन भारतीय जो एग्रीकल्चर है,
उसके विशेषताएं क्या हैं और उसकी समस्याएं क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो खासकर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। परेशान मत हो, ये भी माजिद हुसैन में आपको मिल जाएगा, उसका जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वहां पे। उसके बाद लैंड रिफॉर्म एक बार पढ़ लेना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, उसके महत्व क्या क्या है, और उसके साथ साथ ये कितना कारगर हुआ, एक बार ये पढ़ लेना। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम पढ़ लेना, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स। ठीक है, किसके किसके, जैसे नहर सिंचाई है, ट्यूबवेल सिंचाई है, तो नहर सिंचाई के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल सिंचाई के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, नहर सिंचाई के क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल सिंचाई के क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, तो ये एक बार देख लेना, माजिद हुसैन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका इम्पैक्ट आप देख लेना, उसका विस्तार देख लेना, सोसाइटी और इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब सारी चीजें कुल मिला के जो ब्रॉड टॉपिक है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। ड्राई एग्रीकल्चर जरूर पढ़ के जाना, ड्राई एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसकी समस्याएं। क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग कंट्रैक्शन, इसको एक बार देख लेना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसमें डिफरेंस पूछा है दोस्तों। ठीक है, डिफरेंस पूछता है, तो आप इसमें तैयार रहिएगा। माजिद हुसैन में मिल जाएगा ये, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन, ठीक है, जो कृषि का क्षेत्रीयकरण होता है, क्या होता है, उसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ ले। उसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक जोन या एग्रो क्लाइमेटिक रीजन या फिर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जियोग्राफी से, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, माजिद हुसैन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भी माजिद हुसैन में मिल जाएगा। देखिए बात ये है कि जो माजिद हुसैन की बुक है दोस्तों, वो है ऑप्शनल ओरिएंटेड। ठीक है, तो ऑप्शनल में हम लोग जो पढ़ते हैं, सॉरी मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल ही रहा है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें एक हम एग्रीकल्चरल जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, तो वहीं से ये सारे टॉपिक्स में निकाला हूँ। ओके, तो आपको माजिद हुसैन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा हमको, तो हम उसको बता देंगे कि आप इस टॉपिक को कहाँ से पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, उसमें आपका सबसे पहला सालिएंट फीचर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सालिएंट फीचर है उसके बारे में बता दीजिए। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स से उसके फीचर्स पढ़ लेना। जो रेट्स निकालती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ रहा है, एक ये, एक प्रियम्बल वाला। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मुझे जहां तक लगता है कि जो इनिशियल पॉलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रेट वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा क्या होता है। उसके साथ साथ पीआईएल, ये तीन चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी लिख लेंगे, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ लेना। और पॉलिटी का जो तैयारी है वो आपका कहाँ से होगा, लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, उसके बाद फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही रख लिया हूँ। डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बना लेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। इस समय डिबेट भी चल रही है कि हम अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाने चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों इन दोनों के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं, ये भी आप देख लेना। उसके बाद इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स है, इसके बारे में देखना है। फेडरल और यूनिटरी फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। उसके बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इमरजेंसी प्रोविजन का क्या रिलेवेंस है, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे यहाँ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये एक बार देख लेना। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज में जो आपका पीएसी होता है, एस्टीमेट कमेटी जो होती है, उसके बारे में एक बार देख लेना कि उसके मैंडेट्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसके काम क्या होते हैं, वो काम क्या करता है। लोक अदालत, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जो लोकपाल और लोकायुक्त वाला है, वो भी आप एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद पंचायती राज जो सिस्टम हमारे यहाँ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का जो सिग्निफिकेंस है, उसको एक बार आप देख लेना। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से एक क्वेश्चन पेट है, यहाँ से एक क्वेश्चन वो पूछेगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वहां से एक क्वेश्चन इनका पूछना तय है, और मुझे जहां तक लगता है या तो वो कैग पूछेगा या फिर फाइनेंस कमीशन पूछेगा। क्या पूछेगा, ये इसके मैंडेट्स क्या क्या हैं, मतलब कि इसको इनको क्या क्या काम दिया गया है, क्या क्या काम ये करते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि दो में से पूछेगा। अगर इसमें से नहीं पूछेगा
तो इन तीनों में से एक पूछेगा, एससी, एसटी या ओबीसी। ठीक है, ओबीसी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। इस तीनों में से कोई एक हो सकता है पूछ ले, अगर पूछेगा तो। उसके बाद इसी तरह से जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप देख लीजिए, नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन 2019 का पीसीएस का मेंस था, ये पूछा है, तो हो सकता है रिपीट कर दे। सीबीआई इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हो सकता है ये पूछ ले। तो इस पे आप तैयार रहिएगा, इन तीनों में से एक, और उधर जो अभी इसके पहले हमने बताया उस तीनों में से एक हो सकता है पूछ ले। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिब्यूनल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़ के जाना कि क्या होता है ये, इस समय बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है दोस्तों इसकी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़ लेना। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो इसको पूछ लेना। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज है लक्ष्मीकांत, पॉलिटी वाले सेक्शन का। उसके बाद दोस्तों आते हैं गवर्नेंस सेक्शन पे। गवर्नेंस पे आपको 3-4 टॉपिक पढ़ना है, पहला गुड गवर्नेंस, दूसरा ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सब सारी चीजें। और दोस्तों इसका जो सोर्स है, मेरे ख्याल से जितने लोग भी अभी ने देखा, वो बेस्ट सोर्स है हमारा चैनल। गवर्नेंस वाला पूरा सेक्शन में पढ़ाया हुआ हूँ, तो उसको आप जा करके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें जो और भी टॉपिक हैं, आई थिंक 10 लेक्चर में मैं उसको खत्म किया हूँ, 10 या 8 लेक्चर में, उसको आप पूरा का पूरा देख लेना, ये वाला सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा। बात आती है इकोनॉमिक्स और साइंस की, ये पूरी तरह से करंट अफेयर्स से बेस्ड होगा। इसकी भी तैयारी आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, जो हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस मेंस। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2019, तो उसमें हम एक साल का करंट कवर किए हुए हैं, जुलाई 2019 से लेकर के जुलाई 2020 तक का। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लेना। करंट अफेयर्स का जो इकोनॉमिक सेक्शन, और बिलीव मी उससे पर्याप्त है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आईआर सेक्शन, ये भी करंट बेस्ड होगा, ये भी, इसको भी आपको तैयार कहाँ से करना है, हमारे वीडियोस से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया यूएसए, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको पढ़ाया हूँ दोस्तों। हालांकि ये करंट अफेयर्स जरूर, मैं जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ाया था, लेकिन इसका मैं बैकग्राउंड भी बताया हूँ, तो काफी मदद आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन है वो आप कैसे तैयार करेंगे। एक आप में यूपी स्पेशल का सेक्शन है दोस्तों, 8 लेक्चर में मैं इसको, यूपी स्पेशल फॉर मेंस करके प्ले लिस्ट है, मेंस ओरिएंटेड यूपी स्पेशल पढ़ाया हुआ हूँ, आप जरूर जाके वहां पे देखिएगा। तो इन 3 सेक्शंस, 4 सेक्शन की तैयारी, ठीक है, ये 4 सेक्शन आप जो है हमारे वीडियो से आप आराम से कर सकते हैं, और विश्वास कीजिए उससे बाहर नहीं आएगा। यूपी स्पेशल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूपी स्पेशल आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो जरूरत मेंस के लिए होती है, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं पढ़ाया हुआ है, सिवाय मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले ये टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर मदद मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है, और लाइक भी ठोक देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर